हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कुछ दिन चैन से जीने दो। विवान की बाहों से छूटकर शैली अभी किचन में घुसी ही थी कि हमेशा की तरह फिर से आकर विवान ने उसे पीछे से पकड़कर गालों को चूम लिया। शैली ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो विवान ने उसे और जोर से बाहों में भर लिया। शैली चिढ़कर बोली, छोड़ो ना विवान, वैसे भी आज उठने में काफी देर हो गई है। क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है, रहने दो, मैं दोपहर में आ जाऊंगा खाना खाने। और इसी बहाने बात अधूरी छोड़ विवान ने एक और किस शैली के गाल पर जड़ दिया। किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए शैली ये कहकर सब्जी काटने लगी कि कोई जरूरत नहीं है घर आने की, मैं अभी नाश्ता और खाना बना देती हूँ। तो फिर लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ, कहकर विवान ने उसके हाथ से चाकू ले लिया। विवान शैली को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर वो थी कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती थी। हर बात में उसकी बुराई निकालना तो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। सोचती कि सबके पतियों जैसा उसका पति क्यों नहीं है, क्यों हमेशा रोमांटिक बना फिरता है। अरे जिंदगी क्या सिर्फ प्यार से चलती है? और भी तो कई जिम्मेदारियां होती हैं घर गृहस्थी की। पर सावन के अंधे को ये कौन समझाए। गुस्से से हांफती और जबान से जहर उगलती शैली ने विवान के हाथ से चाकू छीन लिया और फिर सारा गुस्सा सब्जी पर उतारने लगी। उसका मन तो किया कि सब्जी उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दे और कहे कि कोई जरूरत नहीं है, बार बार घर आकर उसे परेशान करने की। उसका तो मन करता है कि विवान कैसे जल्दी ऑफिस जाए और उसकी जान छूटे। विवान को ऑफिस भेजने के बाद घर के बाकी काम निपटाकर अभी शैली बैठी ही थी कि फोन बज उठा। विवान का फोन था और ये सिलसिला भी सालों से चल रहा था। मतलब ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वो शैली को फोन लगाकर जब तक उससे बातें नहीं कर लेता उसे चैन नहीं पड़ता था। इस बात पर भी शैली को काफी चिढ़ होती थी। कभी कभी तो मन करता कि फोन को बंद करके रख दे, पर यह सोचकर वो ऐसा नहीं करती कि पिछली बार की तरह वो फिर भागता दौड़ता घर पहुंच जाएगा और फिर बेवजह उसका मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था। किसी कारणवश गलती से शैली का फोन बंद हो गया था और उसे इस बात का पता नहीं चला। लेकिन विवान के कई बार फोन लगाने पर भी जब उसका फोन बंद ही आता रहा तो उसे लगा कि शैली को कुछ हो गया है। दौड़ता हाँफता वो घर पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और क्या हो गया कहने लगा। बाहर लोगों का शोर सुनकर जब शैली की आंख खुली और उसने दरवाजा खोला तो विवान उसे पकड़कर कहने लगा, शैली तुम ठीक तो हो? वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था इसलिए मैं तो घबरा गया, कहकर वो सबके सामने ही शैली को चूमने लगा। देखा तो सच में फोन बंद था। उस वक्त शैली शर्मिंदा हो गई कि उसके कारण, पर फिर ये सोचकर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। मगर अब विवान का उसे हर पल निहारते रहना, जब मन आए उसे अपनी गोद में उठाकर चूमने लगना, उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना, कभी अपने से दूर नहीं होने देना, अब उसे गले का फंदा सा लगने लगा था। प्यार वो भी करती थी, पर एक हद में। उसका सोचना था कि पति पत्नी है तो क्या हुआ, आखिर उन्हें भी तो अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए जो उसे नहीं मिल रही थी। मगर उसकी सोच से अनजान विवान बस हर पल उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। शैली की दोनों भाभियां तो उसका मजाक उड़ाती कि उसका पति तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता, एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उनकी कही बातें शैली को अंदर तक भेज जाती। उसे लगता उसकी भाभियां उस पर तंज कस रही हैं, मगर उसे ये नहीं पता कि वो उससे जलती हैं। विवान को कोई लड़की पसंद न आने की वजह से उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विवान को कैसी लड़की चाहिए। आखिर एक रोज उसे अपनी पसंद की लड़की मिल ही गई। दरअसल विवान अपने एक खास दोस्त की शादी में गया था। वहीं उसने शैली को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती पर वो ऐसे मर मिटा जैसे चांद को देखकर चकोर। कब आंखों के रास्ते शैली उसके मन में समा गई उसे पता ही नहीं चला। उससे अपनी शादी के बारे में सोचकर ही उसका मन मयूर नाच उठा।
जब उसके माता पिता को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने जरा भी देर ना कर अपने बेटे की शादी शैली के साथ तय कर दी थी। एक दूसरे की बाहों में शादी का एक साल कैसे पंख लगाकर उड़ गया उन्हें पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है, पति पत्नी के प्यार में भी गिरावट आने लगती है। मतलब पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता। मगर विवान और शैली की शादी जैसे जैसे पुरानी होती जा रही थी, उनका प्यार और भी गहराता जा रहा था। मगर पहले जिस विवान का प्यार शैली को हरी धूप का कोमल स्पर्श सा प्रतीत होता था, अब वही प्यार उसे कांटों की चुभन सी लगने लगा था। विवान का दीवानापन अब उसे पागलपन सा लगने लगा था। उसे लगता या तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर विवान ऑफिस के काम से कहीं बाहर चला जाया करे, या फिर उसे अकेले मायके जाने दिया करे ताकि वो खुलकर अपने मन मुताबिक जी सके। आखिर कुछ दिनों के लिए उसे विवान से अलग रहने का मौका मिल ही गया। ऐसे जाना कोई जरूरी भी नहीं था, पर वो जाएगी ही ऐसा उसने अपने मन में तय कर लिया। शादी में? पर जानू, विवान अपनी पत्नी को प्यार से कभी कभी जानू भी बुलाता था। वो तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार है ना, और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा जाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ कहा था मैंने, पर है तो वो मेरी बहन ही ना। सोचो तो जरा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चाचा जी को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि वो कितनी बार फोन करके मुझे आने के लिए बोल चुके हैं। प्लीज विवान, जाने दो ना। वैसे भी ये मेरे परिवार की अंतिम शादी है, और फिर मैं वादा करती हूँ कि शादी खत्म होते ही आऊंगी। अब शैली कुछ बोले और उसका विवान उसे मना कर दे, ये हो ही नहीं सकता था। अतः बोला, ठीक है, तो फिर मैं कल ही छुट्टी की अर्जी। शैली अचकचा कर बोली, अर्जी? पर क्यों? मेरा मतलब है तुम्हें वैसे भी छुट्टी की समस्या है, और कहा ना मैंने कि मैं जल्दी आऊंगी। ना चाहते हुए भी विवान ने शैली को जाने की अनुमति दे तो दी, पर सोचने लगा अब उसके इतने दिन शैली के बिना कैसे बीतेंगे। जाते वक्त बाय कहते हुए शैली ने ऐसा दुखी सा मुंह बनाया जैसे उसे भी विवान से अलग होने का दुख हो रहा है। पर जैसे ही ट्रेन सरकी, वो तो खुशी से झूम उठी। शैली के अकेले मायके पहुंचने पर नाते रिश्तेदार सबने पूछा कि विवान क्यों नहीं आया, तो वो कहने लगी कि विवान को छुट्टी नहीं मिल पाई, इसीलिए उसे अकेले ही आना पड़ा। वैसे शैली की भाभियां सब समझ रही थी। चुटकी लेते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे दामाद जी ने आपको अकेले छोड़ दिया ननद रानी, क्योंकि वो तो आपके बिना। बात अधूरी छोड़कर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उधर शैली के बिना ना तो विवान का घर में मन लग रहा था और ना ही ऑफिस में। हर वक्त उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। विवान के मन की बात उसके दोस्त अमन से छिपी नहीं रह पाई। पूछा, क्या बात है, बड़े देवदास बने बैठे हो? लगता है भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है। अरे तो चले जाओ ना। अमन की बातें सुनकर विवान अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाया। लो, आ गए मजनू। क्यों, रहा नहीं गया अपनी लैला के बिना? विवान को आए देख शैली की छोटी भाभी ने चुटकी लेते हुए कहा। अचानक विवान को अपने सामने देख पहले तो शैली का दिल धक से रह गया। ऊपर से उसकी भाभी का ये कहना उसके तन बदन को आग लगा गया। विवान को घूर कर देखा। गुस्से से उसकी आंखें धधक रही थी। ये भी नहीं सोचा कि मेहमानों का घर है तो कोई सुन लेगा। कर्कशा आवाज में कहने लगी, जब मैंने तुमसे बोल दिया था कि जल्दी आ जाऊंगी तो क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्या कुछ दिन चैन से अकेले जीने नहीं दे सकते? झेपते हुए विवान कहने लगा, नहीं शैली, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि छुट्टी मिल गई तो सोचा, और वैसे भी तुम्हारे बिना घर में मन ही नहीं लग रहा था तो आ गया। मन नहीं लग रहा था तो क्या मैं तुम्हारा मन लगाने का साधन हूँ? अरे कैसे इंसान हो तुम, जो अपना काम काज छोड़कर मेरे पीछे पड़े रहते हो? मैं पूछती हूँ, तुम में स्वाभिमान नाम की कोई चीज है या नहीं? जताते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे प्यार वार तुम्हारा। सच में उकता गई हूं मैं तुमसे और तुम्हारे प्यार से। जानते हो मैं यहाँ क्यों आई? ताकि कुछ दिनों के लिए तुमसे छुटकारा मिले। पर नहीं, तुम्हारे इस छिछले व्यवहार के कारण मेरी सारी सहेलियां और भाभियां मुझ पर हंसती हैं। कहती हैं,
जाने दो, तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है। अब जाओ यहाँ से, मुझे जब आना होगा खुद ही आ जाऊंगी, समझे? अपने दोनों हाथ जोड़कर शैली चीखते हुए बोली। शैली का ये रूप विवान को हैरान कर गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शैली उसके बारे में ऐसा सोचती है। जिस शैली को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और जिसकी खातिर वो भागता हुआ यहाँ तक आ गया, वो इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अतः बोला, ठीक है, तो फिर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, बुलाओगी तो भी नहीं। और फिर वो एक पल भी वहाँ नहीं ठहरा। शैली की कड़वी बातों ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इधर शैली की माँ, बहन व भाई सब ने उसे इस बात के लिए बहुत सुनाया, पर उसे अपनी कही बातों का जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल को ठंडक पहुंची। घमंड में चूर शैली को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा है जो उसका पति है और उसे बेइंतहा प्यार करता है। घर पहुंचने के बाद रात के 2 पहर बीत जाने के बाद भी विवान की आंखों में नींद नहीं थी। अब भी शैली की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। अपनी आदता अनुसार विवान ऑफिस पहुंच जैसे ही शैली को फोन मिलाने लगा, फिर उसकी कही एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी कि अरे, तुम में स्वाभिमान नाम की कोई चीज है ही नहीं, वरना यूं यहां नहीं चले आते। हथेलियों से अपने दोनों कान दबाकर विवान ने अपनी आंखें मूंद दी और फिर मन ही मन कोई निश्चय कर बैठा। सर, आप और यहाँ? विवान को मार्केट में देखकर आयुषी, जो कभी उसकी पीए होती थी और अपनी पत्नी के कहने पर ही उसने उसे काम से निकाल दिया था, उसे देखकर बोली, सॉरी सर, पर आपको इतने साल बाद देखा तो रहा नहीं गया और आवाज दे दी। नो नो, इट्स ओके। और बताओ? विवान ने आयुषी को ताड़ते हुए पूछा। बस सर, सब ठीक ही है, आप सुनाओ, सब ठीक है? कहकर विवान मुस्कुरा दिया। सर, मेरा घर यहीं पास में ही है, प्लीज घर चलें, फिर कभी, कहकर विवान जाने को हुआ। सर प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए चलिए। आयुषी के इतना आग्रह करने पर विवान घर चलने को तैयार हो गया। चाय पीते पीते विवान ने उसके पूरे घर का मुआयना किया। उसे ये देखकर बुरा लग रहा था कि आयुषी इतने छोटे से घर और अभावों में जी रही है। अरे सर, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ये टेस्ट कीजिए ना। आयुषी की आवाज से विवान चौंका। बोला, बस बस, बहुत हो गया, चाय बहुत अच्छी बनाई है। वैसे अभी क्या कर रही हो? मेरा मतलब, कहाँ जॉब कर रही हो? कुछ नहीं सर, घर में ही बैठी हूँ। क्योंकि अच्छा, वो सब छोड़िए, बताइए और क्या खाएंगे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब घर जाऊंगा, विवान बोला। फिर रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आखिर क्या गलती थी आयुषी की। बस यही ना कि वो मुझसे खुलकर हंस बोल लेती थी और काम के ही सिलसिले में कभी भी मुझे फोन कर दिया करती थी। हाँ, याद है मुझे, उस रोज भी एक जरूरी फाइल पर आयुषी मेरे साइन लेने मेरे घर आ गई थी और इसी बात को लेकर शैली ने कितना हंगामा मचा दिया था। ये कहकर कि वो मुझ पर डोरे डालती और जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करती है। उस वक्त मैं उसके प्यार में पागल था, इसीलिए सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाया और उसके जोर डालने पर आयुषी को नौकरी से निकाल दिया। एक लंबी सांस खींचते हुए विवान सोचने लगा कि वैसे गलती तो उसकी भी थी। क्यों उस वक्त उसने शैली की बात मानी थी? क्या वो कोई दूध पीता बच्चा था? फिर गलती तो सुधारी भी जा सकती है, सोच उसी वक्त विवान ने आयुषी को फोन कर कल सुबह 10 बजे ऑफिस बुला लिया। अपने हाथ में नियुक्ति पत्र देख आयुषी की आंखें छलक आईं। आभार प्रकट करते हुए कहने लगी, अब मैं पहले से भी ज्यादा सक्रिय होकर काम करूंगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। न पहले मुझे तुमसे कोई शिकायत थी और न अब है। बस समझ लो, एक गलत फहमी के कारण। खैर, अब छोड़ो वो सब पुरानी बातें हैं, लग जाओ अपने काम पर। और हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ के वो मूली के पराठे खाने हैं, क्या मिलेंगे? विवान ने जब हंसते हुए ये कहा तो सुनकर आयुषी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आयुषी रोज कोई ना कोई व्यंजन बनाकर विवान के लिए ले आती और फिर खूब आग्रह पूर्वक खिलाती। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। एक रोज ये बोलकर आयुषी ने विवान को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया
कि आज उसका जन्मदिन है। तो फिर पार्टी मेरी तरफ से, विवान बोला तो आयुषी मना नहीं कर पाई। तोहफे के तौर पर जब विवान ने आयुषी को स्मार्टफोन और एक सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की तो वो उसका आभार प्रकट किए बिना नहीं रह पाई। इसमें आभार कैसा? अरे वो तो तुम्हारा हक है। हमेशा की तरह उस रोज भी विवान उसे उसके घर तक छोड़ने गया था और आयुषी के आग्रह करने पर कॉफी पीने बैठ गया। लेकिन उस रात कॉफी पीते उसे खुमारी सी आने लगी और वो वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली और अपनी बगल में आयुषी को देखा तो वो हैरान रह गया। तुम यहाँ और मैं यहाँ कैसे? अपने कपड़े ठीक करते हुए रोनी सी सूरत बनाकर आयुषी कहने लगी, रात में आपने मुझे शैली समझकर मेरे साथ। उफ, ये मुझसे क्या हो गया? उसके मुंह से निकला और फिर मन ही मन बोला, गलत क्या किया उसने? शैली ने कहा था कि मुझ में स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है और वो मेरे प्यार से उकता गई है। तो अब मैं बताऊंगा उसे, तरसेगी मेरे प्यार के लिए। और फिर उसने आयुषी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद तो वो सिलसिला सा बन गया और इस बात का विवान को कोई मलाल भी नहीं था। उधर शादी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शैली भी अपने घर आने का सोचने लगी, पर हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि उसे यहाँ आए महीना हो चला है। इसके बावजूद ना तो विवान ने उसे एक बार भी फोन किया और ना ही फिर पलट कर आया। लेकिन जाएगा कहाँ? क्या मेरे बिना रह पाएगा? अपने गुमान में फूलती शैली ने अपने आप से कहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका विवान अब पहले वाला विवान नहीं रहा, जो उसके आगे पीछे पागल प्रेमी की तरह मंडराता फिरता था। उन्हीं ख्यालों में खोई शैली को भान नहीं रहा कि उसने चूल्हे पर दूध चढ़ाया है। लेकिन चौंकी तो तब जब उसकी बहन स्वीटी ने तेज स्वर में कहा, अरे कहाँ है तुम्हारा ध्यान? देख, दूध उफन रहा है। कह उसने झट से आंच बंद कर दी। उफ, आपने बचा लिया दीदी, वरना आज सारा दूध बर्बाद हो जाता। सही कहा तुमने, पर दूध तो दोबारा आ सकता है, पर जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या दोबारा संवारा जा सकता है? स्वीटी की बात पर शैली ने उसे अचकचा कर देखा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुमने विवान को कितनी चोट पहुंचाई है। ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुमने उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया? ये भी नहीं सोचा कि घर में इतने सारे मेहमान हैं तो वो क्या सोचेंगे विवान के बारे में? अरे, इतना प्यार करने वाला पति बहुत कम लोगों को मिलता है शैली। एक मेरा पति है जिसे दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है सिवा मेरे। एक तेरा पति है जो तेरे सिवा किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखता। जानती है शैली, जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अपनी ही ऑफिस की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। सिसकते हुए जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो ये सोचकर कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगी कि वो मर्द है, जो चाहे कर सकता है। और ये भी कहा कि अगर ये बात बाहर गई तो लोग मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए मेरा पति किसी दूसरी औरत के पास चला गया। इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दे। जब माँ को अपना दुखड़ा सुनाने गई तो वो कहने लगी कि एक औरत का अकेले इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। हर मर्द ऐसी औरत को लोलुपता भरी नजरों से देखता रहता है। वो ऐसी औरत को पा लेने वाली वस्तु के रूप में देखने लगता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी वही स्थिति हो? फिर मायके वाले कब तक तुझे अपने पास रखेंगे? अगर तुम वहां ना भी जाओ तो तुम्हारे पति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए उस घर के सिवा क्या कोई और ठौर ठिकाना है? बस मौका मिलना चाहिए मर्दों को, उन्हें फिसलते जरा भी देर नहीं लगती शैली। इसीलिए छोड़ ये जिद और जा अपने घर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मेरी तरह। स्वीटी की बातें सुनकर शैली हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी कि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और उसे खबर तक नहीं। जो शैली अभी कुछ देर पहले गुमान में फूल रही थी, उसकी हवा निकलती साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। अचानक आधी रात को शैली की नींद उचट गई। स्वीटी बराबर में गहरी नींद में सो रही थी। वो भी फिर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद
न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उठकर उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया और सोचा सो जाए, पर नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर चली गई थी। आज अपनी ही कही बातें याद कर वो शुद्ध हो बैठी। बेचैनी से कमरे से बाहर निकल आई। देखा तो दूर तक सन्नाटा पसरा था। घबरा कर वो फिर अंदर आ गई। आज ना तो उसे घर के अंदर और ना घर के बाहर चैन पड़ रहा था। बार बार विवान का ख्याल जहन में आ जा रहा था। सोचने लगी, जो विवान उस पर अपनी जान छिड़कता था, वो उसी को वो झिड़कती रही। और तो और अपने मायके वालों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। ये भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी उस वक्त। आज वो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। जिस विमान के स्पर्श से उसे चिढ़ होने लगी थी, आज उसी स्पर्श को पाने के लिए वो बेचैन हो उठी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और शायद उस बात के लिए विवान मुझे माफ ना करे, या हो सकता है घर के अंदर भी ना आने दे। पर मैं तब तक अपने पति का हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता। मन ही मन ये तय कर शैली सोने की कोशिश करने लगी। फिर जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह सबसे विदा लेकर वो अपने घर चल दी। अपने घर पहुंचने पर शैली को कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। लग रहा था जैसे उसके पीछे बहुत कुछ बदल गया है। जो विवान पहले टाइम से ऑफिस जाता था और घर भी वक्त पर आ जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूछने पर तो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता था। लेकिन शैली को लगता अभी गुस्से में है, इसीलिए ऐसे बात कर रहा है। जब गुस्सा उतर जाएगा सब ठीक हो जाएगा। एक रोज ये कहकर विवान जल्दी घर से निकल गया कि आज उसकी जरूरी मीटिंग है। लेकिन संयोग से उसी रोज शैली भी अपनी एक सहेली के साथ उसी कॉफी हाउस पहुंच गई, जहां विवान आयुषी की आंखों में आंखें डालकर उसे प्यार से निहार रहा था। दोनों को उस अवस्था में देख शैली की आंखें डबडबा गईं। छलकते नैनों का उलझना विवान से भी छिपा नहीं रह पाया, पर उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये बात भी शैली के दिल में तीर से चुभी। आखिर क्यों क्यों विवान ने फिर से उसे काम पर रख लिया, और क्या दोनों? कई सवाल पूछने थे उसे विवान से, पर पूछती किस मुंह से? क्या वो ये नहीं कहेगा कि उसने ही तो कहा था कि हर इंसान को अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। करवटें बदलते उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह भी फिर वही सब कुछ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे। अगर अपनी माँ को अपना दर्द बताती तो वो उसे भी वही सलाह देती जो स्वीटी को देती, और भाभीियों से तो कुछ कहना या बोलना ही बेकार था। शैली को बिना बताए ही विवान घर से निकल जाता और जब मन होता तब आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस आचरण से शैली के दिल पर क्या बीतती होगी। विवान भले ही उससे बात न करता, पर शैली का फोन उठा लेता, वही उसके लिए काफी था। लेकिन विवान की बेवफाई और अवहेलना अब शैली के दिलो दिमाग पर असर करने लगा। ठीक से ना खाने पीने के कारण दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब तो वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कई दिनों से उसने विवान को भी फोन करना छोड़ दिया था। इधर कई दिनों से शैली का फोन ना आया देख विवान को थोड़ी फिक्र तो होने लगी, पर सोचता जाने दो। मगर जब एक दिन शैली की माँ का फोन आया और उसने पूछा कि शैली कहाँ है और वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही, तो विवान को सच में फिक्र होने लगी। फिर उसने भी फोन लगाया, पर हर बार फोन बंद पाकर वो घबरा गया। अरे, कहाँ जा रहे हो? विवान को अपने कपड़े समेटते देख आयुषी हैरानी से बोली। घर। पर विवान, हम तो यहाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं। जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बैग में रखते हुए विवान बोला। वो तुम अटेंड कर लेना, ये मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आयुषी समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है, अतः तैश में आते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विवान? क्या भूल गए कि मैं और तुम? विवान ने आयुषी को घूर कर देखा और फिर कड़कती आवाज में बोला, पहले तो तुम तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और रही बात हमारे संबंध की, तो क्या मुझे नहीं पता कि उस रोज कॉफी में तुमने क्या मिलाया था और तुम्हारा इरादा क्या था? सुनकर आयुषी की जबान उसके हलक में ही अटक गई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप रहो। होठों पर अपनी उंगली रख विवान बोला
और फिर वहां से चलता बना। घर आकर जब विवान ने देखा तो शैली अचेत पड़ी थी। जल्दी से उसने डॉक्टर को बुलाया। जांच कर डॉक्टर ने बताया, कोई ऐसी बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और अगर यही हाल रहा तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा, हो सके तो कहीं बाहर लेकर जाएं। कह दवा के साथ हिदायत देकर डॉक्टर चला गया। विवान खुद को कोसते हुए बड़बड़ाने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। शैली ने सही कहा था कि मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। फिर रोते हुए शैली को अपने सीने से लगाकर चूमने लगा। जिस शैली ने पल भर के लिए भी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए थे, आज विवान को अपने इतने पास देखकर उसी शैली की बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते ऐसी हिचकी बंधी कि वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों अपने किए पर पश्चाताप जरूर कर रहे थे और मन ही मन एक दूसरे से माफी भी मांग रहे थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि भले कितने ही उतार चढ़ाव आए इनके जीवन में, पर दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।